प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतर होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे लाइफ में। तो चलिए आते हैं, देखते हैं कि आज के इस क्लास में हम लोग कौन कौन से टॉपिक जो है कवर करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक रहेगा हमारा गंगईकोंड चोलपुरम। सो व्हाई दिस इज इन न्यूज, ये चर्चा में क्यों है। दूसरा है यहाँ पे मिजल्स आउटब्रेक इन यूएस कॉजेज वार्निंग साइन एंड हाउ टू प्रिवेंट इट। एक्सरसाइज प्रचंड शक्ति क्या है ये, आइए इसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखते हैं। एंड वन मोर थिंग, आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली डू दैट। अभी आप लोग क्या करिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए बच्चों, गंगई कुछ चलते हैं इतिहास में। आज का जो न्यूज रहा वो क्या है आपको, गंगईकोंड चोलपुरम, और क्यों ये चर्चा में है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं यहाँ पर कि दैट व्हाई दिस इज इन न्यूज। इंडिया इज कमेमोरेटिंग द 1000th एनिवर्सरी ऑफ राजेंद्र चोला, दैट्स नॉर्दर्न एक्सपेडिशन व्हिच लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ गंगईकोंड चोलपुरम, अ ग्रैंड चोला कैपिटल एंड अ यूनेस्को लिस्टेड आर्किटेक्चरल मार्वल। ठीक है ना। तो भारत राजेंद्र चोल प्रथम के उत्तरी अभियान, ये ध्यान रखना है कि नॉर्थ एक्सपेडिशन के संदर्भ में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, तो नॉर्दर्न एक्सपेडिशन, तो उत्तरी अभियान के 1000वीं वर्षगांठ मना रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना हुई थी। और भव्य चोल राजधानी, ये जो आप देख रहे हैं गंगईकोंड चोलपुरम के बारे में हम बात कर रहे हैं, सो ये क्या है, ये ऑलरेडी यूनेस्को में लिस्टेड है। ये अपने आर्किटेक्चरल, जो इसका आर्किटेक्चर है वो बहुत ही क्या है, यूनिक है। सो दैट्स this is listed in the UNESCO listed architectural marvel. Okay. अब आते हैं यहां पर इसके थोड़े से हिस्ट्री में चलते हैं कि what is गंगईकोंड चोलपुरम। It was the imperial capital of the Cholas from 1025 CE to 1279 CE, established by the King Rajendra Chola। यानी ये जो है 1025 ईस्वी से 1279 ईस्वी तक चोलों की शाही राजधानी थी और इसकी स्थापना राजेंद्र चोल ने की थी। लोकेटेड इन अरियालूर, तमिलनाडु, द सिटी हाउस्ड प्लेसेस अ मैसिव वाटर रिजर्वायर चोला जो है यहाँ पे गंगम एंड द बृहदेश्वरा टेम्पल गंगईकोंड चोलेश्वरम। तो तमिलनाडु के अरियालूर में स्थित शहर में महल, एक विशाल जल भंडार है जो कि गंगम, और बृहदेश्वर मंदिर है जिसको गंगईकोंड चोलेश्वरम के रूप में जाना जाता है। ये तो एक चीज और ध्यान रखिएगा यहाँ पर, इसके बारे में अगर बात करें कि जो टाइम पीरियड है, द इंटायर टाइम पीरियड ऑफ दिस दैट इज फ्रॉम 1025 टू 1279। और ये शाही जो चोलास थे उनके क्या थे, उनके ये कैपिटल हुआ करते थे और राजेंद्र चोल के द्वारा इनको क्या किया गया था, एस्टैब्लिश कराया गया था। अब आते हैं नाउ लेट्स कम टू द एपिग्राफिक एविडेंस ऑफ द चोलास, है ना। हम चोलास के एपिग्राफिक एविडेंस पर जब हम बात करेंगे, सो व्हाट वी कैन सी हियर, व्हाट वी कैन सी द तिरुवलंगाडु एंड द करंथई कॉपर प्लेट्स along with the कलिंगट्टू परानी एंड द मोवरोला डॉक्यूमेंट द कैपिटल्स ग्लोरी। तिरुवलंगडू और करंथाई ताम्रपत्र जो है वो कलिगट्टपुरनी और मुवरोला के साथ राजधानी के गौरव का दस्तावेजीकरण है। तो अभी चूंकि आपने देखा यहाँ पर कि दैट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द एपिग्राफिक एविडेंस ऑफ द चोलास। So here you can see that Tiruvalangadu or Karanthai copper plates and Kalingattu Parani and Muvarola is the documentations where we can see the glorious history of Cholas also. Now Veer Rajendra inscriptions refer to the palace as a Chola Keralan Thirumallagai, showcasing the dynasty's titles and political vision। यानी जो वीर राजेंद्र चोल के संदर्भ में अगर देखा जाए तो विशेषकर इनके जो शिलालेख रहे हैं बच्चों, उनके शिलालेखों में महल को भी चोल केरल तिरुमलिगई कहा गया है, जो कि राजवंश की उपाधियां और स्पेशली उस टाइम के पॉलिटिकल इसको विजन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, राजनीतिक दृष्टि को भी ये क्या करता है, दर्शाता है। ओके। अब आते हैं इसका कि कल्चरल और पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या था। गंगईकोंड चोलपुरम के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें तो व्हाट वी कैन सी दैट गंगईकोंड चोलपुरम वाज द नर्व सेंटर ऑफ द साउथ इंडियाज पॉलिटिक्स, ट्रेड एंड कल्चर फॉर ओवर 2 centuries। इट सिंबलाइज्ड चोला डोमिनेंस फ्रॉम द तुंगभद्रा इन द नॉर्थ टू श्रीलंका इन द साउथ। यानी कि गंगईकोंड चोलपुरम जो है 2 शताब्दियों से भी अधिक समय तक दक्षिण भारत की राजनीति, व्यापार और संस्कृति का केंद्र है। ये उत्तर में तुंगभद्रा से लेकर के दक्षिण में श्रीलंका तक चोल प्रभुत्व का क्या रहा है,
जो है प्रतीक रहा है। तो चोलास के संदर्भ में अगर हम लोग देखा जाए, सो व्हाट वी कैन सी, तो हम लोग देख सकते हैं कि जो दक्षिण भारत में बहुत ही क्या रहा है, मेजर और इंपॉर्टेंट किंगडम रहा है यहाँ पर, और उसके साथ साथ दे वेर ऑल्सो पॉपुलर फॉर देयर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑल्सो। ये अपनी प्रशासनिक नीतियों के संदर्भ में भी क्या रहे हैं, काफी ज्यादा फेमस रहे हैं। और उसके अलावा अगर हम लोग बात करें, सो जैसे आप देखेंगे कि साउथ इंडिया में लाइक पल्लवास जो थे, उन्होंने आर्किटेक्चरल पैटर्न पे बहुत काम किया। स्टार्टिंग यू कैन से, आप कह सकते हैं कि स्टार्टिंग हम देखते हैं कि वहां पे बेहतर जो है आर्किटेक्चरल पैटर्न वाज स्टार्टेड फ्रॉम द पल्लवास, एंड देन वो जो लेगेसी है वो आपको आगे देखने को मिलेगा, दैट थ्रू द चोलास ऑल्सो, कि चोलास तक जाते जाते किस प्रकार के चेंजेस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सो अभी आपने देखा यहाँ पे कि भारत जो है यहाँ पर कि 1000 है ना, 1000 भी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे सेलिब्रेशन अभी चल रहा है गंगईकोंड चोलपुरम के संदर्भ में, क्योंकि ये पहली डायनेस्टी, मतलब कह सकते हैं कि उस टाइम पे ये डायनेस्टी जो थी जिसने नॉर्थ की तरफ क्या किया, यहाँ पर अभियान हुआ, और गंगईकोंड, गंगई मतलब गंगा जो है ना, गंगा नदी का जो क्षेत्र है वहां पर देख रहे हैं कि उनको उपाधि दी गई गंगईकोंड चोलपुरम की। ओके, तो ये बहुत ही क्या रहा है, महत्वपूर्ण डायनेस्टी रहा है। सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट न्यूज। मिजल्स आउटब्रेक इन यूएस कॉजेज वार्निंग साइंस एंड हाउ टू प्रिवेंट। ठीक है जी, तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पर बच्चों मिजल्स आउटब्रेक के बारे में। अभी कुछ दिन पहले हमने बताया था यहाँ पे कि बोलीविया में भी क्या आया है, मिजल्स का प्रकोप है, आउटब्रेक वहां पर आप देख सकते हैं बोलीविया में, जिसके लिए भारत ने जो है रूबेला, और इसके संदर्भ में आप देखेंगे कि भारत के द्वारा वैक्सीनेशन जो है बड़े खेप उसको भेजे गए हैं बोलीविया में। तो बोलीविया में भी ये समस्या चल रही है, तो वो आपको कहाँ है, दैट इज इन साउथ अमेरिका, एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द यूनाइटेड स्टेट्स। तो अभी ऐसा क्या है कि अमेरिका महाद्वीप जहां पर भी है, चाहे वो उत्तरी हो चाहे वो दक्षिणी हो, दोनों जगह पर आप क्या देख रहे हैं कि मिजल्स का क्या है, यहाँ पर प्रकोप बहुत ज्यादा क्या हो चुका है, फैला हुआ है। तो क्या क्या है यहाँ पर, आइए देखते हैं। द यूनाइटेड स्टेट्स इज फेसिंग इट्स वर्स्ट मिजल्स आउटब्रेक इन ओवर 3 decades with more than 1300 confirmed cases reported across 39 states and the District of Columbia। यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग, अभी आप समझ सकते हैं कि इन 3 दशकों में अब तक का सबसे खराब प्रकोप रह रहा है किसका, खसरे का, जहां 39 राज्यों में, जो कोलंबिया जिले में अकेले यहाँ पर 1300 से ज्यादा जो है केसेस की पुष्टि हो गई है, यानी इतने केसेस यहाँ पर ऑलरेडी देखे गए हैं। This marks the highest number of infections since 1992, threatening the country's measles elimination status achievement in 2000। यानी ये 1992 के बाद संक्रमण के सबसे अधिक जो है संख्या यहाँ पर देखे गए हैं। ये ध्यान रखिएगा, कब के बाद, फ्रॉम 1992 ऑनवर्ड्स, जिसमें कि देश में 2000 से अधिक जो है खसरा, यानी फ्रॉम टू सन ईयर 2000, उसमें ये कहा गया था कि मिजल्स एलिमिनेशन स्टेटस मिल चुका है किसको, यूएसए को। बट स्टिल व्हाट वी कैन सी, हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि अभी भी यहाँ पर क्या है, स्थिति जो है भयावह बनी हुई है यूनाइटेड स्टेट्स में। अभी यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि लगभग जो है यहाँ पे अलार्मिंगली 92% ऑफ दोज इन्फेक्टेड वेयर अनवैक्सीनेटेड विद 3 deaths एंड ओवर 160 हॉस्पिटलाइजेशंस ऑलरेडी रिपोर्टेड। मीन्स हालात जो है वो बहुत क्या है यहाँ पे, बहुत मतलब एक तरह से थ्रेटनिंग है, क्योंकि इन्फेक्शन बड़े लेवल पे फैल रहा है। चिंताजनक बात यह है कि संक्रमित लोगों में से लगभग 92% का वैक्सीनेशन ही नहीं हुआ था, यानी अगर वैक्सीनेशन होता तो मिजल्स का खतरा नहीं होता। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि ये है यहाँ पे कि संक्रमित लोगों में से 92% का टीकाकरण नहीं हुआ था। 3 मौतें और 160 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती होने की सूचना पहले ही मिल चुकी है। आप सोच लीजिए कि अमेरिका जैसे देश में भी हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि वैक्सीनेशन को लेकर के, यानी कई बार क्या होता है कि व्हेन वी आर इन ओवर कॉन्फिडेंस, हम बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए कि भाई हमारे यहाँ तो ये सब चीजें हो ही नहीं सकती, ये आउटब्रेक तो होगा ही नहीं, बट वी नेवर नो कि कब क्या हो जाए। खासतौर से इसीलिए अगर चाइल्डहुड में छोटे बच्चों को आप देखते हैं कि मिजल्स मतलब खसरा, रूबेला, इन सब का अगर टीका दिया जाता है तो इसके पीछे रीजन है। रीजन ये है कि कहीं ना कहीं से ये इस तरह के आउटब्रेक से क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। क्योंकि अगर ये एक बार हो गया तो वो क्या एक बहुत बड़े लेवल पर इसका क्या होने लगता है, स्प्रेड होना शुरू हो जाता है।
तो while measles is preventable through routine immunization, the outbreak underscores how a lapses in vaccine coverage, especially among children, can rapidly undo decades of public health progress. ये बहुत चिंताजनक विषय है यहाँ पर कि खासतौर से अमेरिका जैसे देश में कि नियमित टीकाकरण से अगर ये कहा जाए कि हाउ कैन वी प्रोटेक्ट फ्रॉम आवर सेल्फ टू मिजल्स, तो खसरे को हम प्रॉपर टीकाकरण से रोक सकते हैं। लेकिन ये प्रकोप इस बात पर जोर देता है कि टीकाकरण में चूक खासकर बच्चों में, क्योंकि अभी मैंने आपसे बताया कि ये सारी चीजें, ये सारी प्रक्रिया कब होती है, चाइल्डहुड में, जब बच्चा छोटा होता है उसी टाइम पर ये सारे वैक्सीनेशन जो है हो जाते हैं। तो चूक खास करके बच्चों में तो दशकों की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रगति को तेजी से बर्बाद कर सकती है। मीन्स ये हुआ कि अमेरिका जैसे देश में अगर इस तरह के मिजल्स आउटब्रेक हैं, जिसमें अभी हमने देखा यहाँ पर कि 92% लोगों ने मिजल्स का जो है वैक्सीनेशन लिया ही नहीं या उनका वैक्सीनेशन हुआ ही नहीं, तो ये अमेरिका के हेल्थ कार्ड रिपोर्ट पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि आखिर ऐसा क्यों है ना, वाई दिस हैपेंड, स्पेशली क्या वहां पर इस तरह के जो हेल्थ रिपोर्ट्स थे उस पर फोकस नहीं किया गया या उसे देखा नहीं गया या उसे अनदेखा कर दिया गया और इधर समथिंग एल्स। तो आइए देखते हैं कि जब हम बात करेंगे मिजल्स खसरे के बारे में तो ये कैसे अमेरिका में फैल रहा है, इसके बारे में आइए देखते हैं। द शार्प rise in measles cases in primarily due to low immunization coverage. According to CDC data, 92% of patients had never received a single dose of the measles vaccine. अभी मैंने बताया यहाँ पर कि अमेरिका में ये फैलने का सबसे बड़ा कारण है कम टीकाकरण, जिसमें कि CDC की जो आंकड़े हैं उसके अनुसार ये है कि 92% रोगियों को खसरे के टीके का एक भी खुराक नहीं मिला था, है ना। तो ऑलमोस्ट ऑल पीपल इन द यूनाइटेड स्टेट्स विथ मिजल्स ईदर ट्रेवल्ड इंटरनेशनली और वेयर अराउंड समवन हु ट्रेवल्ड इंटेंशनली, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं से इसमें एक चीज देखी गई इसमें कि व्हेन ट्रेवलर्स ब्रिंग मिजल्स इनटू द यूएस इट कैन स्प्रेड कॉज आउटब्रेक्स अमंग पीपल हु आर नॉट वैक्सीनेटेड। अभी मैंने बताया कि साउथ अमेरिका में बोलिविया में मिजल्स आउटब्रेक चल रहा है, जिसमें भारत ने वैक्सीनेशन के लिए बहुत बड़े लेवल पे हेल्प किया है। अमेरिका में यानी यूनाइटेड स्टेट्स में ये कैसे फैला, तो इंटरनेशनली जहां जहां जो लोग को भी मिजल्स था और मोस्ट प्रोबेबली कि वहीं से या फिर कहीं और भी क्षेत्र से एरिया से गए हो जहां भी मिजल्स फैला हो, तो वहां से जो लोग गए अमेरिका, और वहां अमेरिका में चूंकि अभी मैंने बताया कि बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जिन्होंने कोई भी वैक्सीनेशन मिजल्स का नहीं लिया है, तो ये उनके संपर्क में आए और उनके संपर्क में आने के बाद ये भी क्या हो गए, मिजल्स से प्रभावित हो गए। सो दैट इज व्हाई व्हाट वी कैन सी दैट क्लिनिकल्स ऑफर्स मिजल्स वैक्सीनेशन टू इंटरनेशनल ट्रेवल्स एंड अनवैक्सीनेटेड पीपल टू कीप मिजल्स फ्रॉम स्प्रेडिंग इन द यूनिवर्स। तो अब खास तौर से अब चूंकि ये आउटब्रेक फैल चुका है, तो अब तरह तरह की क्या हो रहा है वहां पे, अब उसके बचाव कार्यक्रम चल रहे हैं कि भाई किसी तरह से हमें क्या करना है कि अस्पताल में जो भी खास तौर से जो लोग अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भर रहे हैं या यात्राएं कर रहे हैं, सबसे पहले उनके ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। दूसरी बात यह है कि उनको उनसे बचना, क्योंकि वो एक स्प्रेडर हो चुके हैं, वो अमेरिका पहुंचेंगे तो उनसे, तो इसलिए वहीं पे एयरपोर्ट पे ही इनको पहले क्या किया जाएगा, वैक्सीनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन, ये सब करने की प्रक्रियाएं चल रही हैं। चलिए अब आते हैं यहाँ पर, वैक्सीन हेजिटेंसी हैज बीन फर्दर एग्जैबरेटेड बाय पब्लिक जो है स्टेटमेंट्स फ्रॉम पॉलिटिकल फिगर्स इंक्लूडिंग यूएस सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ रॉबर्ट एफ कैनेडी हु हैज मेड कंट्रोवर्शियल रिमार्क कंसर्निंग वैक्सीन सेफ्टी। यानी अमेरिकी जब स्वास्थ्य सचिव है, इनका नाम है रॉबर्ट एफ कैनेडी, इन्होंने साफ तौर से ये कहा है कि जो वैक्सीनेशन को या टीकाकरण को लेकर के जो हेजिटेशन है स्पेशली वो बहुत ज्यादा क्या है, उसमें अमेरिका के लोगों में ये चीजें ज्यादा देखी जा रही हैं, और खास तौर से ये कहीं ना कहीं से टीका सुरक्षा पर भी क्या है एक सवालिया निशान पैदा कर रहा है कि भाई हम लोग व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन, सो व्हाट अबाउट दिस, हम ये रिपोर्ट्स अगर आ रहे हैं तो ये क्यों आ रहे हैं, एंड जब हम 2000 में ऑलरेडी सन 2000 में वी हैव डिक्लेयर एज अ मिजल फ्री स्टेट, देन हाउ दिस थिंग्स हैपन, ये कैसे हो गया फिर। तो इस प्रकार से अभी आपने देखा कि इसके पीछे कारण क्या रहे हैं, क्या क्या कॉजेस थे। अब आइए देखते हैं कि व्हाट आर द मेजर सिम्टम ऑफ मिजल्स, मिजल्स होने के क्या कारण, मतलब कौन से सिम्टम्स है जिससे पता चलता है कि नाउ यू आर अंडर द, आप कह सकते हैं कि आप मिजल्स के चपेट में हैं खसरे के। तो इसमें हाई फीवर रहेगा, सोर थ्रोट यानी कि जो गला है उसमें दर्द रहेगा आपका यहाँ पे,
सोर थ्रॉट की शिकायत है, हाई फीवर देखे जाते हैं, टायर्डनेस थकान फील होगा, कफ होगा, रैशेज होगा, रेड स्पॉट्स इन योर माउथ होंगे, रनी नोज होगा, रेड और ब्लड शॉट जो है आपको आईज होंगे, डायरिया, स्टोमक पेन और वोमिटिंग, मसल एक और हेडेक होगा। तो ये चीजें आप देख सकते हैं कि ये दीज आर द बेसिकली सिम्टम ऑफ मिजल्स। ये मिजल्स के क्या है आपको सिम्टम्स हैं जिसको जो है चिन्हित किया जाता है। और अगर इस तरह की कोई भी सिम्टम्स अगर दिख रहे हैं सो आप फर्स्टली यू हैव टू डिटेक्ट योरसेल्फ कि क्या आपको मिजल्स तो नहीं हुआ है। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट न्यूज। चलते हैं हम लोग अपने अगले न्यूज पर। एक्सरसाइज प्रचंड शक्ति। आइए देखते हैं यहाँ पर कि एक्सरसाइज प्रचंड शक्ति जो है ये क्यों चर्चा में है बच्चों। तो सबसे पहले देखेंगे, इन अ मेजर स्टेप टुवर्ड्स बैटलफील्ड मॉडर्नाइजेशन द राम डिवीजन ऑफ द इंडियन आर्मी कंडक्टेड अ हाई इंपैक्ट डेमोन्स्ट्रेशन टाइटल प्रचंड शक्ति। यानी युद्ध क्षेत्र में आधुनिकीकरण की दिशा में एक बहुत बड़े कदम के रूप में भारतीय सेना के राम डिवीजन ने प्रचंड शक्ति नामक एक उच्च जो है प्रभाव क्या किया है, यहाँ पे प्रदर्शन किया है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि प्रचंड शक्ति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें अबाउट एक्सरसाइज प्रचंड शक्ति। It was conducted by the Indian Army at the Khadga Crops Field Training Area in उत्तर प्रदेश in मेरठ। यह अभ्यास भारतीय सेना द्वारा उत्तर प्रदेश के मेरठ स्थित खड़गा कोर फील्ड प्रशिक्षण क्षेत्र में आयोजित किया गया था। The exercise focused on the employment of disruptive technologies by the infantry units in strike corps operation, showcasing the army technological transformation in real-time combat scenarios। यानी इस अभ्यास में स्ट्राइक कोर के अभियानों में पैदल सेना इकाइयों द्वारा विध्वंसकारी तकनीकों का उपयोग कर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें कि वास्तविक समय के युद्ध परिदृश्यों में सेना के तकनीकी परिवर्तन को क्या किया गया है, प्रदर्शित किया गया है। इट मीन्स कि हम कितने ज्यादा अभी जो है स्पेशली नाउ वी आर टेक्नोलॉजिकली मोर एडवांस, तो ये चीजें इसमें क्या है दिखाई गई हैं। ऑल्सो यहाँ पर हम देखेंगे कि इस कार्यक्रम में युद्ध की बदलती गतिशीलता पर भी प्रकाश डाला गया है, जहां मेनली हम क्या देख रहे हैं जिसको हम लोग UAV कहते हैं, इट मीन्स अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स बोलते हैं। उसके अलावा AI सक्षम प्रणालियां, चूंकि AI का यूज हो रहा है तो AI जो प्रणाली है उसके थ्रू क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये सब चीजें हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, स्पेशली इन दिस, है ना। हाँ, और इसके अलावा ये जो डेमोन्स्ट्रेशन है वाज द पार्ट ऑफ इंडियन आर्मीज ब्रॉडर इनिशिएटिव अंडर द ईयर ऑफ टेक ऑब्जर्वेशन भी, और इसमें इंडिजिनस एडवांस टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस वगैरह भी हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अगर हम लोग बात करें कि ये जो देखेंगे यहाँ पर चूंकि कितने तरीके के इंपॉर्टेंट और एडवांस टेक्नोलॉजीज आ चुके हैं और कौन कौन से टेक्नोलॉजीज इसमें यूज हो रहे हैं, न्यू वॉरफेयर जो है वो हम देख सकते हैं यहाँ पर। सो दीज ऑल थिंग्स इंक्लूडेड इन द ऑपरेशन एक्सरसाइज प्रचंड शक्ति। तो डियर ऑल स्टूडेंट्स जो है यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि अभी जो न्यूज में, हाँ जो न्यूज में अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो आज के न्यूज में हमने 3 न्यूज जो हमने देखा, द फर्स्ट वन इज गंगई कोंड चोलपुरम, द सेकेंड वन इज वो था हमारा यहाँ पर इसके बारे में आइए देखते हैं तुवालू के बारे में। सो व्हाट इज न्यू स्पेशली इन कंटेक्स्ट ऑफ तुवालू, that more than 5,000 people have applied for a first of its kind of migration visa that offers residents of Tuvalu an escape from the worst effects of climate change। अब आप देखिए यहाँ पर कि लगभग 5,000 से भी अधिक लोगों ने अपनी तरह के पहले प्रवासन वीजा के लिए आवेदन किया है, जो कि तुवालू के निवासियों को जलवायु परिवर्तन के सबसे बुरे प्रभाव से बचाने का अवसर प्रदान करता है। मतलब ये है, देखिए है क्या, जब हम लोग बात करते हैं व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लाइमेट चेंज, है ना, क्लाइमेट चेंज क्राइसिस के बारे में भी बात करते हैं जब हम लोग, तो इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या मिलता है देखने को, तो इसका सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो ये होता है कि खास तौर से जैसे जितने भी आइलैंड है, ये कहते हैं ना कि जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होगा ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे तो जल का स्तर बढ़ेगा, वाटर का जब लेवल बढ़ना शुरू होगा तो चाहे वो सी वगैरह सब चीज में, तो जो भी जितने भी आइलैंड है वो क्या होना शुरू हो जाएंगे, वो उसके बाद से मर्ज होना शुरू हो जाएंगे। तो ये बहुत ही क्या, ये दिस इज द बैड साइन, ये गुड साइन नहीं है, बहुत ही बैड साइन है। तो तुवालू के बारे में हम लोग क्या देख रहे हैं कि लगभग 5,000 से भी ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया है जो है माइग्रेट करने के लिए अपने आवास से, क्योंकि उन सबको पता है कि यहाँ पर जो है तुवालू से ये जाना चाह रहे हैं
क्योंकि वर्स्ट क्लाइमेट इफेक्ट की वजह से यहाँ से क्या है कि इस आइलैंड के बारे में कि मे बी ये क्या हो सकता है यहाँ पर, तो इसीलिए यहाँ के लोगों ने क्या किया है कि फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑफ माइग्रेशन वीजा दैट ऑफर्स रेजिस्टेंस ऑफ तुवालू एंड एस्केप फ्रॉम द वर्स्ट इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, ताकि ये यहाँ से क्या हो सके, कहीं जा सके, कहीं दूसरी जगह जो है शिफ्ट कर सके। अब आइए यहाँ देखते हैं अबाउट तुवालू के बारे में कि तुवालू है कहां पर, है ना। तो सबसे पहले देखेंगे तुवालू फॉर्मली नोन एज द एलिस आइलैंड्स इज एन आइलैंड कंट्री लोकेटेड मिडवे बिटवीन द हवाई एंड ऑस्ट्रेलिया इन द वेस्टर्न सेंट्रल पैसिफिक ओशन। यानी तुवालू के बारे में आप देखेंगे तो ये हम लोग क्या देख रहे हैं, पहले इसको एलिस द्वीप के नाम से जाना जाता था, एलिस द्वीप समूह के नाम से ये जाना जाता था, और ये पश्चिमी मध्य प्रशांत महासागर में हवाई और ऑस्ट्रेलिया के बीच में स्थित एक द्वीपीय देश है। द्वीपीय देश का मतलब है, जब अगर आपसे ये कहा जाए कि बेसिकली इट्स आइलैंड कंट्री, तो आइलैंड कंट्री यानी क्या है कि वो द्वीपीय देश है यहाँ पर। और इसके नेबरहुड कौन से हैं यहाँ पर, तो इट्स नेबरहुड इंक्लूडेड किरिबाती टू द नॉर्थ एंड फिजी टू द साउथ। किरिबाती नॉर्थ में है, फिजी इसमें कहां पर है, साउथ में है। इसके पड़ोसी देशों में उत्तर में किरिबाती है और दक्षिण में फिजी क्या है यहाँ पर शामिल है। इट कॉम्प्राइजेज 9 आइलैंड्स, लगभग इसमें क्या है 4 रीफ आइलैंड्स एंड 5 कोरल एटॉल्स scattered in a chain lying approximately northwest to the southwest over a distance of some 420 miles। लगभग इसमें 9 द्वीप है, जो 4 रीफ द्वीप और 5 प्रवाल द्वीप समूह इसमें क्या है शामिल हैं, जो लगभग 420 मील की दूरी पर नॉर्थ वेस्ट में हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि दक्षिण पूर्व तक एक श्रृंखला में फैले हुए हैं। तो तुवालू के बारे में बच्चों आप समझ गए होंगे कि बेसिकली तुवालू है कहां पर। तो इसका पहले अर्लियर दिस वाज पॉपुलरली नोन एज एलिस आइलैंड, बाद में ये फिर तुवालू के नाम से जाना जाने लगा। और ये बेसिकली ये है कहां पर, तो पैसिफिक ओशियन जो हम बात करेंगे यहाँ पे, वेस्ट सेंट्रल पैसिफिक ओशियन के पास क्या है, ये इसका लोकेशन है। अब आते हैं यहाँ पर कि इसमें क्या है यहाँ पर और कुछ महत्वपूर्ण बातें तुवालू के बारे में। सो विद द 1 सेकेंड, हाँ जी, with the exception of tiny Vatican city, Tuvalu has the fewest inhabitants of other independent nation। ठीक है ना, अगर हम छोटे वेटिकन सिटी को अगर छोड़ दिया जाए, जो कि आप सबको पता है कि जब हम बात करते हैं तो वेटिकन सिटी इज ऑल्सो स्मॉलेस्ट सिटी और स्टेट, तो इसको छोड़कर तुवालू में किसी भी अन्य स्वतंत्र राष्ट्र की तुलना में सबसे कम निवासी है। मींस यहाँ पर लोग जो हैं वो ऑलरेडी क्या है, काफी कम है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज और अदर स्मॉलेस्ट कंट्रीज के बारे में अगर देखा जाए तो। राजधानी इसका कैपिटल कहाँ पर है, ये है फुनाफुती। फुनाफुती इज द कैपिटल ऑफ तुवालू। और भाषा यहाँ कौन सी बोली जाती है बच्चों, तो अधिकांश लोग यहाँ पर तुवालुअन भाषा बोलते हैं। मोस्ट पीपल स्पीक अ लैंग्वेज कॉल्ड तुवालुअन। इंग्लिश इज ऑल्सो कॉमन, है ना, इंग्लिश कॉमन है और यहाँ पर तुवालुअन जो लैंग्वेज है वो क्या किया जाता है, यहाँ पर बोला जाता है। सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट दैट व्हाट अबाउट द इकोनॉमी। इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में अगर हम लोग देखेंगे तो इकोनॉमी कैसी है इसकी यहाँ पे, तो मोस्ट पीपल आर सबसिस्टेंस फार्मर्स एंड आर एडेड बाय रेमिटांसेस फ्रॉम रिलेटिव्स वर्किंग ओवरसीज। ज्यादातर लोग जो है यहाँ पर वो जीविका कमाने के लिए किसान हैं और विदेशों में काम करने वाले रिश्तेदारों से मिलने वाले पैसों से उनकी मदद होती है। निर्यात के लिए थोड़ी मात्रा में खोपरा का उत्पादन किया जाता है, टिकटों की बिक्री से मामूली कमाई होती है और विदेशी मछली पकड़ने वाले बड़े शुल्क वसूला जाता है। तो यहाँ की इकोनॉमी में आप देख सकते हैं कि मेनली हम लोग क्या देख रहे हैं कि स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कोपरा इज प्रोड्यूस्ड फॉर एक्सपोर्ट पर्पसेस एंड द सेल ऑफ स्टैम्प्स अकाउंट फॉर द मॉडेस्ट अर्निंग्स and fees are collected from the foreign fishing fleets also। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इकोनॉमी के बारे में भी अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि इनकी इकोनॉमी क्या है बहुत ही इस तरीके से है जो बहुत ज्यादा इनको क्या हो टूरिज्म से भी बहुत ज्यादा क्या हो डेवलपमेंट हो रहा हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखेंगे कि आज के टाइम पर जैसे कुछ जो आइलैंड देश हैं या कुछ इस तरह के जो देश हैं या कुछ ऐसे छोटे मोटे जो टूरिस्ट प्लेस के तौर पर जो है काफी डेवलप हुए हैं या पॉपुलर हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल लाइक मॉरिशस, फॉर एग्जाम्पल लाइक मालदीव्स। तो इन सब जगह पे क्या हुआ, वहाँ की इकोनॉमी जो है वो बहुत ज्यादा क्या हो गई, बूम कर गई है बिकॉज ऑफ देयर टूरिज्म पर्सपेक्टिव्स ऑल्सो। बट आप अभी के टाइम पर ये बहुत कम ही सुन पाते होंगे कि लोग तुवालू जा रहे हैं फॉर देयर विजिटिंग पर्पसेस और फॉर देयर जो है यहाँ पर छुट्टियों के लिए। तो यहाँ पर अगर देखा जाए इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर इकोनॉमी जो है वो क्या है, यहाँ पर एक
बहुत ऐसा नहीं है कि इनकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा क्या है, बहुत पैसा जनरेट कर रहे हो टूरिज्म से और इन सब चीजों से। जैसे इस तरह के जो खासतौर से जो आइलैंड कंट्रीज है, वहां एक सबसे बड़ा स्कोप निकलता है इकोनॉमी को बूम करने का या रन करने का, दैट इज देयर टूरिस्ट पर्पसेस, है ना। टूरिस्ट पर्पस को हम डेवलप करके और बेहतर कर सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली इन तुवालू दिस इज नॉट हैपनिंग। ओके, Political overview. Tuvalu became independent from the UK in October 1978. तुवालू जो है अक्टूबर 1978 में क्या हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। It operates as a parliamentary democracy under constitution monarchy, या एक संवैधानिक राजतंत्र के अंतर्गत संसदीय लोकतंत्र के रूप में कार्य करता है। There are no political parties. The prime minister is chosen and from the legislature. यहाँ कोई राजनीतिक दल नहीं है, प्रधानमंत्री का चुनाव विधायिका द्वारा विधायिका में से ही हो जाता है यहाँ पर। तो आप सुन ही रहे हैं यहाँ पर कि पॉपुलेशन भी यहाँ क्या है, बहुत ज्यादा कम है, बहुत लीस्ट पॉपुलेशन है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, और उसमें भी क्या हो चुका, बहुत सारे लोग यहाँ जो बच गए हैं वो भी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, माइग्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बिकॉज जो है वर्स्ट क्लाइमेट इफेक्ट्स की वजह से मे बी इनको क्या करना पड़े, यहाँ से भागना पड़े, स्किप करना पड़े यहाँ से। आइए इंटरनेशनल मून डे के बारे में हम लोग बात करते हैं। सो व्हाट इज इंटरनेशनल मून डे और ये क्यों इंपॉर्टेंट है और क्या रहा इस दिन के संदर्भ में। सो इंटरनेशनल मून डे इज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द वर्ल्ड ऑन जुलाई 2025 विथ द एम ऑफ सेलिब्रेटिंग द हिस्टोरिक अचीवमेंट्स ऑफ lunar exploration, promoting global cooperation and the peaceful use of lunar resources। 20 जुलाई 2025 को अंतरराष्ट्रीय मून डे विश्व भर में मनाया गया, जिसका उद्देश्य क्या है, चंद्र अन्वेषण की ऐतिहासिक उपलब्धियों का उत्सव, वैश्विक सहयोग और चंद्र संसाधनों के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना है। देखिए सिंपल सी बात यहाँ समझिएगा, अगर हम कोई भी डे सेलिब्रेट करते हैं तो उसके पीछे का मोटिव्स क्या होता है। इफ वी आर सेलिब्रेटिंग इंटरनेशनल और वी ऑब्जर्व द 20th जुलाई एज अ इंटरनेशनल मून डे, सो व्हाट इज द एम बिहाइंड दैट। सो बेसिकली द एम ऑफ द सेलिब्रेटिंग दीज हिस्टोरिक अचीवमेंट्स ऑफ लूनर एक्सप्लोरेशन, प्रोमोटिंग ग्लोबल कॉपरेशन एंड द पीसफुल यूज ऑफ लूनर रिसोर्सेज। जैसे आप सबको पता होगा कि कहते हैं ना कि हम चांद तक पहुंच गए हैं ना, कितने लोग चांद पर क्या कर रहे हैं, जमीन भी खरीद रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि यहाँ पर कि चांद के बारे में अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली चंद्रमा के जो संसाधन है ना, शांतिपूर्ण इसके उपयोग को क्या करना है, यहाँ बढ़ावा देना। तो ये सारी चीजें क्या है, इससे जुड़ी हुई हैं। और जो है नेचर के लिए जो सबसे बड़ी बात होती है, नेचर के लिए देखिए, चाहे सूर्य की बात हो, चाहे चंद्रमा की बात हो, तो सभी जितने भी प्लैनेट्स हैं उनका क्या एक अपना इंपॉर्टेंस है, एक अपना महत्व है। तो कहीं ना कहीं से हम अगर कोई डे ऑब्जर्व करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी बात ये भी हो जाती है कि वी आर सेलिब्रेटिंग आवर नेचर ऑल्सो, है ना। Historical background. Humans first landed on the moon on July 20, 1969 during the Apollo 11 mission. The United Nations General Assembly recognized it जो है यहाँ पर in 2021 on the recommendation of the Committee on Peaceful Uses of Outer Space। ठीक है ना। देखिए 20 जुलाई का क्या एक अपना ऐतिहासिक महत्व रहा है बच्चों। इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यह है कि 20 जुलाई 1969 को मानव ने पहली बार अपोलो 11 मिशन के तहत चंद्रमा पर कदम रखा था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2021 में शांतिपूर्ण जो है बाह्य अंतरिक्ष उपयोग समिति की सिफारिश पर इसे मान्यता दी थी। एंड व्हाट अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स, तो इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे। द डे एम्स टू हाईलाइट द ग्लोबल सक्सेस ऑफ द लूनर मिशंस, प्रोमोट इंटरनेशनल कोऑपरेशन, सस्टेनेबल स्पेस यूज एंड पीसफुल यूज ऑफ रिसोर्सेज। यानी इस दिन को मनाने का जो उद्देश्य है वो क्या है आपको, कि चंद्र अभियान की वैश्विक सफलताओं को रेखांकित करना, इंटरनेशनल जो सपोर्ट रहा है, उसके अलावा यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो सस्टेनेबल जो है स्पेस यूज यानी सतत अंतरिक्ष प्रयोग, संसाधनों का हम शांतिपूर्ण जो है उपयोग कर सके, ये भी क्या है यहाँ पर महत्वपूर्ण है। अब नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज कि व्हाट इज द थीम फॉर द जो है इंटरनेशनल मून डे ऑन 2025। The theme for the 2025, one moon, one vision and one future, a symbol of global unity and shared ambition। यानी 2025 का जो थीम रहा है वो क्या है, वन मून, वन विजन और वन फ्यूचर, जो कि वैश्विक एकता और साझा को क्या करता है, महत्व मतलब इसको रिफ्लेक्ट करता है। आयोजन इवेंट्स, पब्लिक इवेंट्स, स्काई व्यूइंग, एजुकेशनल प्रोग्राम, साइंस कॉम्पिटिशंस वेयर ऑर्गेनाइज्ड अक्रॉस द वर्ल्ड, एफर्ट्स वेयर मेड टू इंस्पायर द यूथ्स टुवर्ड स्पेस साइंस, है ना।
खास तौर से जैसे देखेंगे आप, जो स्कूल में बच्चे हैं, यूनिवर्सिटीज में हैं, तो पूरे वर्ल्ड लेवल पर हम क्या देख रहे हैं, विश्व भर में सार्वजनिक इवेंट्स जो है इसके लिए क्या किए गए, ऑर्गेनाइज किए गए हैं। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो उसके साथ साथ हम क्या देख रहे हैं कि स्काई व्यूइंग है ना, आकाश दर्शन, एजुकेशनल प्रोग्राम इसके लिए चलाए गए हैं, विज्ञान प्रतियोगिताएं खासतौर से कि जो साइंस कॉम्पिटिशन्स है वो चलाए गए, और खासतौर से जो हमारी अपकमिंग जनरेशन है और जो हमारे यूथ्स हैं उनके बीच में स्पेशली स्पेस साइंस को लेकर के क्या है यहाँ पर जो है उनको अवेयर करना, उनको जागरूक करना, ठीक है ना। अभी जैसे आप देखेंगे यहाँ पर कि शुभांशु शुक्ला जी, जो कि अभी हमारा जो है एक्सियोम प्रोग्राम से जब ये वापस लौटे, तो पूरे भारत भर में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। खास कारण क्या था, तो कारण ये कि एक तरीके से क्या, ये स्पेस टेक्नोलॉजी और खासतौर से जो हमारा स्पेस साइंस है, भारत से कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ से बड़े प्रोग्राम में या इस तरह की कोई भी स्पेस प्रोग्राम का अगर वो हिस्सा बनते हैं, तो इससे जो हमारे यूथ्स हैं, जो हमारे युवा हैं, वो क्या होंगे, इंस्पायर्ड होंगे। और हमारे स्पेशली इन आवर कंट्री स्पेस साइंस के लिए क्या मिलेगा, जगह मिलेगा, बच्चे इसके लिए क्या होंगे, इसके लिए कोशिश करेंगे, है ना। तो हमारे इस फील्ड में क्या होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बढ़ेगा और फर्दर जो है हम उसके लिए और भी बहुत कुछ, बहुत आगे प्लान जा सकता है। तो बेसिकली देखिए क्या होता है कि इसके प्रमोशंस के फायदे क्या है, इसके प्रमोशंस के फायदे, क्योंकि जो यूथ्स हैं, जब तक आप क्यूरियस नहीं होंगे, जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं जाएगा, तब तक आप वो टॉपिक या वो विषय कभी लेंगे ही नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है हम लोगों की भी क्या होती है, चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो जाए, वो टीचर्स हो जाए, है ना, उन सब का एक दायित्व होता है कि वो विषय को लेकर के बच्चों में क्या करें, इंटरेस्ट बढ़ाए। तो स्पेस साइंस को लेकर के अगर बच्चों में इंटरेस्ट जगेगा तो डेफिनेटली आगे आने वाले समय में यही यूथ्स क्या होंगे, स्पेस टेक्नोलॉजी और स्पेस साइंस के एक बेहतर अग्रणी बनेंगे और उसमें कुछ न्यू डेवलपमेंट्स और न्यू रिसर्चेस सामने आएंगे। चलिए अब चलते हैं हम लोग यहाँ पर अपने अगले न्यूज पर। Union Commerce and Industry Ministers has said, one second. हाँ जी, Union Commerce and Industry Minister said that India EFTA Trade and Economic Partnership Agreement (TEPA) will come into force from 1 October 2025. ठीक है ना। तो चलिए इसमें जो अभी आप देख रहे हैं न्यूज के संदर्भ में अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर, तो हम लोग क्या देख सकते हैं यहाँ पर, हाँ जी, तो हम लोग क्या देख सकते हैं यहाँ पर, तो इसमें जो देखने वाली बात ये है कि अभी जो अनाउंसमेंट हुआ है कि टेपा और एफ्टा जो है वो इस साल की 1 अक्टूबर 2025 से वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लागू हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है यहाँ पर, तो इसके पहले कि हम इस न्यूज को आगे कंटिन्यू करें, सबसे पहले एफ्टा के बारे में थोड़ा सा आइए देख लेते हैं कि क्या है यहाँ पर। हाँ, सबसे पहले इसके बारे में देख लेते हैं कि दैट एग्जैक्टली व्हाट इज दिस। यस, सो हम लोग सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर कि एफ्टा के बारे में, यूरोपियन फ्री ट्रेड, है ना, इसके बारे में चूंकि अनाउंसमेंट किया गया है, तो ये बेसिकली बच्चों है क्या, तो इसके बारे में देख लीजिएगा। सो बेसिकली दिस इज यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। फ्री ट्रेड एसोसिएशन, ठीक है जी। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा सबसे पहले एफ्टा के बारे में हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। हाँ, और उसके अलावा आता है बात यहाँ पर, दूसरी बात की जा रही है टेपा के बारे में। इन्हीं दो के बारे में अनाउंसमेंट किया गया है, टेपा। अब ये टेपा क्या है यहाँ पर, तो यहाँ इसके बारे में भी देख लीजिएगा, ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, टेपा इसको बोलते हैं यहाँ पर। तो इसी के संदर्भ में आपने देखा है यहाँ पे जो कि यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर ने जो कहा है यहाँ पे कि इंडिया जो है एफ्टा ट्रेड और इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है हमारा, वो कब से लागू होगा, तो 1 अक्टूबर 2025 से। तो आइए, अब चूंकि आपने फुल फॉर्म समझ लिया कि यहाँ पर ये किसके संदर्भ में है, अब आते हैं यहाँ पर हम लोग आज के इसके न्यूज पर कि क्या है ये, है ना। आइए, सो नाउ लेट्स कम टू द न्यूज कि क्या है ये। व्यापार और वाणिज्य से संबंधित आप देखेंगे यहां पर
TEPA was signed a free trade agreement in March 2024. The agreement consists 14 chapters. The agreement focuses on market access, rules of origin, trade facilitation, sanitary ये यहाँ पे फाइटोसैनिटरी मेजर्स, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एटसेट्रा। तो टेपा जो है मार्च 2024 में एक मुक्त व्यापार समझौते के रूप में हस्ताक्षर हुए थे और इस समझौते के तहत 14 चैप्टर्स इसमें क्या है शामिल हैं। इस समझौते में क्या क्या मेन बातें हैं कि बाजार तक पहुंच, उत्पत्ति के नियम, व्यापार में सुविधाएं, सैनिटरी फाइटोसैनिटरी उपाय, तो ये सब सारी चीजें और खासतौर से IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के संदर्भ में ये सारी बातें यहाँ पर कही गई हैं। अब आते हैं यहाँ पे लुक एट द मेन फीचर्स ऑफ टेपा। टेपा के बारे में अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो फर्स्ट बाइंडिंग कमिटमेंट, दिस इज द फर्स्ट FTA दैट हैज बाइंडिंग कमिटमेंट टू अट्रैक्ट 100 बिलियन इन FDI इन्वेस्टमेंट एंड क्रिएट 1 बिलियन डायरेक्ट जॉब्स इन इंडिया ओवर द नेक्स्ट 15 ईयर। यानी आने वाले 15 सालों में अगर हम लोग देखा जाए तो भारत में $100 अरब का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होगा और 10 लाख प्रत्यक्ष रोजगार क्या होंगे सृजित होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट यहाँ पर इन रिटर्न इंडिया विल इम्पोज वेरी लो एंड जीरो कस्टम ड्यूटीज ऑन अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स सच एज स्विस वॉचेज, चॉकलेट्स, कट्स एंड पॉलिश डायमंड्स। यानी इसके बदले में भारत कई उत्पादों जैसे कि स्विस घड़ियां, चॉकलेट, केक, है ना, ये सब चीजें जो अब देख रहे हैं और जो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं चॉकलेट्स, उसके अलावा क्या है पॉलिश किए हुए हीरे पर बहुत कम या सीमा शुल्क लगाएगी, यानी इसके संदर्भ में। अब आते हैं मार्केट एक्सेस के बारे में हम देखते हैं यहाँ पे एफ्टा की अगर संदर्भ में अगर देखा जाए तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि 100% 100% of India's non-agricultural products will be allowed enter EFTA market. Also tariff concessions will be provided on proceed agricultural products। ठीक है, जैसे EFTA के बाजारों में भारत के 100% जो गैर कृषि उत्पाद हैं वो प्रवेश उसमें दिया जाएगा और साथ ही जो भी प्रोसेस्ड जो कृषि उत्पाद हैं उस पर प्रशुल्क में है क्या किया जाएगा, रियायत दिया जाएगा। अब डेयरी हो गया, सोया हो गया, कोल, सम सेंसिटिव एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लिस्ट। यानी इसमें से कुछ चीजों को इस सूची से बाहर कर रखा गया है, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स हो गया, सोया हो गया, है ना, कुछ संवेदनशील जो भी है उसको क्या किया जा रहा है यहाँ पर आगे जो है इससे हटाया गया है। देखिए भारत और एफ्टा अगर व्यापार संबंध के बारे में अगर हम लोग देखा जाए तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि 24 और 25 में इंडिया और एफ्टा के बीच में लगभग 24.4 बिलियन का क्या हुआ यहाँ पर ट्रेड एंड कॉमर्स हुआ, जो लार्ज पार्ट ऑफ दिस डेफिसिट जो है ड्यू टू गोल्ड इंपोर्ट्स फ्रॉम स्विट्जरलैंड। ठीक है, अमंग एफ्टा कंट्रीज स्विट्जरलैंड इज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर फॉलोड बाय नॉर्वे। तो इस घाटे का सबसे बड़ा हिस्सा स्विट्जरलैंड से सोने के आयात की वजह से हुआ है। एफ्टा देशों में स्विट्जरलैंड भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और उसके बाद नॉर्वे का स्थान आता है। अभी आपने देखा यहाँ पर कि यूरोपियन क्या है यहाँ पर इसके बारे में फ्री ट्रेड एसोसिएशन है जिससे जुड़े हुए और उससे जुड़े हुए जो देश हैं उनके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। अब डिप्लोमेटिक रिस्पांस के बारे में तो विदेश मंत्रालय ने दोहरे मानकों के प्रति आगाह किया कि ऊर्जा विविधीकरण की पुष्टि और संप्रभु निर्णय की प्रक्रिया को बनाए रखना जरूरी है। इंडिया एक्सपेक्टेड टू क्लॉक 6.6 PC ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर डिस्पाइट अनसर्टेन ग्लोबल आउटलुक। देखिए जैसा कि आप जान रहे हैं बच्चों, बात इसकी हो जाती है कि दुनिया भर में क्या चल रहा है ना। 2025 के संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो इन एंटायर वर्ल्ड अभी क्या है, कहीं ना कहीं वॉर जैसी कंडीशन है, कहीं जैसे मिडिल ईस्ट ऑलरेडी क्या है बहुत ज्यादा प्रभावित है, रशिया यूक्रेन का वॉर जो है वो अभी तक कहीं भी समाप्त नहीं हुआ है। उसके अलावा आप देखेंगे USA में मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद टैरिफ वॉर जो है वो ऑलरेडी क्या हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। तो इस तरह की कंडीशन में जैसा कि हमने आपसे क्या कहा कि अनसर्टेन ग्लोबल आउटलुक का मतलब क्या हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनसर्टेन ग्लोबल आउटलुक। तो अनसर्टेन ग्लोबल आउटलुक इट मींस कि जो अस्थिर वाली स्थिति है अगर वैश्विक परिदृश्य में देखा जाए तो हमें कैसा दिखाई दे रहा है कि इस अस्थिरता के कंडीशन में भी इंडिया का जो अभी फाइनेंशियल ईयर 2000 इसमें अगर बात करें कि 26 के संदर्भ में हम लोग 6.6 PC ग्रोथ की क्या कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर और क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि इससे क्या है रिलेटेड है। सो इंडिया इज एक्सपेक्टेड to expand close to its trend growth in financial year 26 supported by better consumption, demand on recent monetary easing, income tax reductions, good monsoon rains and the prospect of continued lower oil prices according to a report on Tuesday। यानी कि मंगलवार को हमने क्या
देखा यहाँ पर इसके संदर्भ में अगर देखा जाए तो जारी एक रिपोर्ट के अनुसार मौद्रिक नीति में ढील, आयकर में कटौती, अच्छी मानसूनी बारिश और तेल की कीमतों में लगातार कमी की संभावनाओं के कारण, बेहतर उपभोग मांग के कारण वित्त वर्ष 2026 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर अपने रुझान के करीब पहुंचने की उम्मीद है। यानी कि जो हमारा जो ग्रोथ है रेट है वो क्या है, कहीं ना कहीं से आगे और बेहतर होने के चांसेस लग रहे हैं। सो नाउ व्हाट अबाउट द स्टैंडर्ड चार्टर्ड ग्लोबल आउटलुक रिपोर्ट, क्या है इसमें यहाँ पर, तो आइए देखते हैं यहाँ पर। इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले, सो द स्टैंडर्ड चार्टर्ड ग्लोबल आउटलुक रिपोर्ट एक्सपेक्ट्स इंडिया to clock steady GDP growth of 6.6% in financial year 26 compared to 6.5% 25। यानी स्टैंडर्ड और चार्टर्ड ग्लोबल आउटलुक रिपोर्ट के संदर्भ में अगर देखा जाए तो यह अनुमान लगाया गया कि वित्त वर्ष 2026 में भारत की जीडीपी दर जो है वो 6.6% रहेगी, जबकि वित्त वर्ष 2025 में ये 6.5 जो है रहने के चांसेस हैं। अब आते हैं यहाँ पे कि वाइल स्ट्रॉन्ग मैक्रो फंडामेंटल्स प्रोवाइड द क्वेश्चन, द बैंक ऑल्सो फ्लैग्स दैट इंडिया इज नॉट इम्यून टू tariff risk and the outcome of the trade talks with the US and the EU will be the key growth of the prospects। ठीक है ना, तो यानी कि मजबूत मैक्रो फंडामेंटल्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, इसको सहारा दे रहे हैं या उसको हेल्प कर रहे हैं। लेकिन बैंक ये भी संकेत देता है कि भारत टैरिफ जोखिम से अछूता नहीं है, जो कि अमेरिका और यूरोपीय संघ के साथ व्यापारिक वार्ता के परिणाम के विकास की संभावनाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। देखिए, अमेरिका में के थ्रू जो अभी टैरिफ वॉर स्टार्ट कर दिया गया है, अब इससे ये कहा जाए कि इंडिया इससे क्या रहेगा, इससे इंडिया जो है इस पे इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, नो वी कांट से लाइक दैट। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं से जो इंडिया और यूरोपियन यूनियन, इंडिया और अमेरिका के बीच में जो भी आपसी वार्ताएं हैं, जो डायलॉग्स हैं, इसके परिणाम बेहतर आ सकते हैं, स्पेशली इन कंटेक्स्ट ऑफ कि जो टैरिफ के संदर्भ में अगर देखा जाए। अब आते हैं यहाँ पर हम लोग इसमें कि और क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं इस संदर्भ में, आइए देखते हैं यहाँ पर। हाँ जी, द कॉन्फिडेंस ऑन इंडियाज ग्रोथ आउटलुक, वन सेकेंड, India's growth outlook comes even as the bank has lowered its 2025 global growth forecast slightly to 3.1% from 3.2% earlier amid still elevated trade policy uncertainty। ठीक है ना, भारत के विकास परिदृश्य में अगर देखा जाए तो यह विश्वास ऐसे समय में आया है जब विश्व बैंक ने व्यापार नीति अनिश्चितता के बीच 2025 के लिए अपने वैश्विक विकास अनुमान को पहले 3.2% से थोड़ा कम करके 3.1% क्या किया है, कर दिया है। तो एक तरह से ये बच्चों स्पेशली अगर देखा जाए इंडिया के लिए क्या है, बहुत ही पॉजिटिव एस्पेक्ट है। सो अनुभूति सहाय, हेड ऑफ इंडिया इकोनॉमिक रिसर्च, इन्होंने इनके द्वारा क्या किया गया कि एक्सपेक्ट्स इंप्रूवमेंट इन रियल परचेजिंग पावर इन फाइनेंशियल ईयर 26। तो इन्होंने कहा कि उम्मीद है फाइनेंशियल वित्तीय वर्ष 2026 में जो हमारी वास्तविक क्रय शक्ति है इसमें सुधार होने की संभावना है। हालांकि इसमें यह भी बात कही गई इनके द्वारा कि वाइल अर्बन डिमांड इज एक्सपेक्टेड टू स्टे सपोर्ट on counter-cyclical measures, so urban households may partially use the benefits from the lower rates and tax cuts to deleverage and boost savings also। उन्होंने ये भी कहा है कि शहरी मांग को प्रति चक्रीय उपायों से समर्थन मिलने की उम्मीद है, लेकिन शहरी जो परिवार है ना, उनमें कम दरों और कम कटौती के लाभों का आंशिक रूप से उपयोग ऋण मुक्ति और बचत बढ़ाने के लिए हम कर सकते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर, लेट्स सी कि इसमें और आगे अभी क्या हो सकता है, लेकिन बट स्टिल ये क्या है, यहाँ पर ये एक पॉजिटिव साइन है। अब आते हैं यहाँ पर इसमें कुछ और महत्वपूर्ण बातों के संदर्भ में देखेंगे। कंबाइंड फिस्कल डिफिसिट सस्टेन बिलो 7%, यहाँ पर देखेंगे इंपॉर्टेंट क्राइटेरियन for a rating upgrade as highlighted by S&P when it's upgraded India's sovereign rating outlook to positive in 2024। संयुक्त राजकोषीय घाटा जीडीपी के 7% से नीचे स्थिर रहना रेटिंग अपग्रेड के लिए एक महत्वपूर्ण मानदंड है, जैसा कि जो है यहाँ पर S&P, यहाँ पर हम देखें S&P 2024 में भारत की सॉवरेन रेटिंग आउटलुक को सकारात्मक करते हुए उजागर किया गया है। फाइनेंशियल ईयर 26 जो है विल बी द फर्स्ट ईयर व्हेन कंबाइंड फिस्कल डेफिसिट विल बी बिलो 7% जीडीपी। वित्त वर्ष 26 जो है पहला वर्ष होगा जब संयुक्त राजकोषीय घाटा जीडीपी के 7% से नीचे होगा। वी ऑल्सो सी अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ इट सेइंग 7% ऑन अ मीडियम टर्म बेसिस, जो कि इसमें कहा गया है कि मध्यम अवधि के आधार पर भी इसके 7% से नीचे रहने की उच्च संभावनाएं दिखाई देती हैं। सो लेट्स सी कि इसमें और क्या महत्वपूर्ण बातें होती हैं।
चाइनाज ट्रेंड ग्रोथ इज लाइकली टू स्लो, जैसा कि देखा जा रहा है कि चाइना की जो प्रतिवृद्धि है वो हो सकता है कम होने की संभावना है। हालांकि अमेरिका चीन और व्यापार जो है युद्ध का सबसे बुरा दौर खत्म होता दिख रहा है। जैसा कि लग रहा था कि इनके बीच में आपसी कॉन्फ्लिक्ट होगा, बट समहाउ ये लग रहा है कि इनके कंडीशंस क्या हो रहे हैं, पहले से सुधार हो रहे हैं उसमें दिख रहे हैं। और इसमें हम लोग क्या देख सकते हैं यहाँ पर, और उसके साथ साथ हम क्या देख रहे हैं कि अमेरिका चीन व्यापार जो देखा जाए कि इसमें जो खास तौर से चीन का प्रभुत्व जो प्रभावी जो है सौदेबाजी का जरिया साबित हो रहा है, और चीन की अर्थव्यवस्था उच्च प्रभावी टैरिफ के प्रति संवेदनशील बनी हुई है। यानी पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में टैरिफ को लेकर के आप देखेंगे यहाँ पे कि कहीं ना कहीं से कंडीशन जो है क्रिएट हो रखा है। अब कि क्या होगा, है ना, इसमें क्या होगा और किस प्रकार से ये सबको सभी देशों पे इम्पैक्ट लाने वाली है, उससे चाइना भी अछूता नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पर किसमें और क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। चलिए अब चलते हैं, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट न्यूज। धर्मेंद्र प्रधान इनॉग्रेटेड यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन इंडिया कैंपस इन गुरुग्राम, है ना, गुरुग्राम में धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन के कैंपस का उद्घाटन किया गया। अब क्या है ये और क्यों ये महत्वपूर्ण है भारत के संदर्भ में, तो आइए देखते हैं। सो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ऑन वेडनेसडे इनॉग्रेटेड द इंडिया कैंपस ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन इन गुरुग्राम। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा बुधवार को गुरुग्राम में साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय में भारत परिसर जो है यहाँ पर में स्पेशली इंडिया में साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी का यहाँ पर जो है उद्घाटन किया गया। अब क्या है इसमें, जैसे कि राष्ट्रीय जो हमारी शैक्षणिक नीति है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत शिक्षा के अंतरराष्ट्रीयकरण में इस आयोजन को एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताते हुए श्री प्रधान जी ने कहा कि यह विकास भारत यूके रणनीतिक साझेदारी के शिक्षा स्तंभ को और भी गहरा करेगा, जैसा कि भारत यूके रोडमैप 2030 में रेखांकित किया गया है। So, describing the event as a momentous milestone in the internationalization of education under the National Education Policy 2020, Pradhan said the development also depends in the education pillar of the India-UK strategic partnership as the outlined in the India-UK Roadmap 2030. तो इसमें प्रॉपर वे में देखिए कहा गया है कि जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति रही है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसमें कहा गया था कि हम शिक्षा का क्या करेंगे अंतरराष्ट्रीयकरण के संदर्भ में, ताकि कुछ यूनिवर्सिटीज जो बाहर के हैं उनके कैंपसेस भी यहाँ क्या हो, ओपन हो, और इस तरह से क्या हो कि बच्चों के लिए ये उतना ही ज्यादा क्या हो जाए, सुविधाजनक हो जाए। हालांकि ये ऑलरेडी जो इंडिया और यूके रोड मैप है उसके लिए क्या है, दिस बिकेम द माइलस्टोन, ये उसके लिए एक माइलस्टोन है, और उसी के क्रम में ये क्या है यहाँ पर इसका आप देख सकते हैं उद्घाटन यहाँ पर किया गया है। ठीक है, हाँ, अब इसमें क्या क्या और जो है यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि यहाँ पर कही गई, तो साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी कैंपस इन गुरुग्राम विल क्रिएट, हाँ जी, साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी कैंपस इन गुरुग्राम will create new synergies, foster a new culture of curiosity and excellence, and present an added choice to students to access world-class education at a more affordable cost and nearer to home and family. देखिए बहुत सारे बच्चे भारतीय स्टूडेंट जो हैं वो कहाँ जाते हैं, वो यूके जा रहे हैं पढ़ने के लिए, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं पढ़ने के लिए, अमेरिका जा रहे हैं पढ़ने के लिए। तो इसमें अगर देखा जाए कि जिसकी सबसे बेस्ट बात ये रहेगी कि गुरुग्राम में साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश करना, ये बेसिकली उन बच्चों के लिए बहुत आसान हो जाएगा कि जो घर से दूर जाकर के क्या करते हैं, वहां एडमिशन लेते हैं। तो कहीं ना कहीं से हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि ये उनके लिए ज्यादा क्या होगा, मोर मतलब बहुत ज्यादा एक तरह से उनके लिए अधिक किफायती दामों पर, यानी एक जो है अफोर्डेबल जो है कॉस्ट पर इनको क्या है वर्ल्ड क्लास का एजुकेशन यहाँ पर मिलेगा, और ये ऑप्शन इनको यहाँ पर इससे मिलने की शुरुआत हो गई है। प्रधान ऑल्सो अर्ज द यूनिवर्सिटी इंट्रोड्यूस स्टेम प्रोग्राम्स एंड कंट्रीब्यूट टू इंडियाज विजन ऑफ बिकमिंग अ ग्लोबल इनोवेशन हब, यानी इन्होंने ये भी कहा है कि इन विश्वविद्यालयों के द्वारा स्टेम जो कार्यक्रम है शुरू किया जाए, ताकि भारत के वैश्विक नवाचार केंद्र बनने के दृष्टिकोण में योगदान दिया जा सके, है ना, हम उस तरह से क्या कर सके और आगे जा सके। इस लॉन्च इवेंट पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इसमें जो भी जो है इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पर गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित थे, जैसे हरियाणा चीफ मिनिस्टर जो है यहाँ पर, उसके अलावा यहाँ पर हम लोग देखेंगे ब्रिटिश जो है हाई कमिश्नर यहाँ पर, ठीक है ना, ये सब यहाँ पर क्या थे इस प्रोग्राम में, यानी गुरुग्राम यूनिवर्सिटी, गुरुग्राम में साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी के इनॉग्रेशन में ये लोग यहाँ पर थे। अच्छा, उसके अलावा ये जो द न्यू कैंपस विल ऑफर अंडर, अब यहाँ क्या क्या चीजें, कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे बच्चों के लिए। सो द न्यू कैंपस विल ऑफर स्पेशली जो है
पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम एंड अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम हम देख सकते हैं, है ना। तो इसके एकेडमिक्स के बारे में देखेंगे। सो द न्यू कैंपस विल ऑफर अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स अलाइंड विद द यूके एकेडमिक्स स्टैंडर्ड। जो यूके एकेडमिक्स स्टैंडर्ड है उसको फॉलो करता है और इसमें ब्रिटेन के शैक्षणिक मानकों के अनुरूप स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रम प्रदान किया जाएगा। Fields of study include computer science, business management, economics, accounting and finance। यानी अध्ययन के क्षेत्रों में कंप्यूटर विज्ञान, व्यवसाय प्रबंधन, अर्थशास्त्र, लेखा और वित्त इसमें क्या है, शामिल है। Students will also have the flexibility to pursue parts of their education in the UK और मलेशिया। छात्रों को अपनी शिक्षा के कुछ हिस्से ब्रिटेन या मलेशिया में भी जारी रखने की सुविधा होगी। देखिए है क्या कि आप सबको पता है कि अब्रॉड एजुकेशन के लिए क्या होता है, बच्चों में एक अलग तरीके का क्या रहता है कि भाई हमें अब्रॉड में जाकर के क्या करना है, एजुकेशन लेना है और कंडीशंस को और बेहतर बनाना है। ये कहीं ना कहीं से स्टूडेंट चल रहा होता है कि उनका जो एकेडमिक एक्सेलेंस है उसके साथ वो जुड़ सकें और अपने भविष्य को और बेहतर बना सकें। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर यूके के जो क्लास के जो ऑफर्स हैं उनके साथ आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर साथ के साथ जो है चल सकते हैं और आपको वही चीजें यहाँ पे क्या होंगी, प्रोवाइड की जाएंगी। एकेडमिक प्रोग्राम्स एट द कैंपस आर शेड्यूल्ड टू बिगिन इन 2025 विद द इनॉग्रल कोहॉर्ट कंप्राइजिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम द इंडिया, यूएई एंड नेपाल। अब देखेंगे यानी कि यहाँ जो शैक्षणिक कार्यक्रम जो शुरू होगा 2025 में शुरू होने वाले, जिसमें जो पहला जो इसमें फर्स्ट कोहॉर्ट यहाँ पर हम देखेंगे तो वो क्या है, यहाँ पर वो भारत, संयुक्त अरब अमीरात है यहाँ पर और नेपाल के छात्र इसमें क्या होंगे, शामिल होंगे। अंडर ग्रेजुएट जो हैं ये ऑफरिंग्स इंक्लूड बीएससी डिग्रीज इन कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग, फिनांस, बिजनेस मैनेजमेंट, वाइल पोस्ट ग्रेजुएशन ऑप्शंस इंक्लूड एमएससी डिग्रीज इन फिनांस एंड इंटरनेशनल मैनेजमेंट। स्नातक स्तर पर कंप्यूटर विज्ञान, अर्थशास्त्र, लेखा, वित्त और व्यवसाय प्रबंधन में बीएससी डिग्री शामिल है, जबकि स्नातकोत्तर विकल्पों में वित्त और अंतरराष्ट्रीय प्रबंधन में एमएससी डिग्री भी क्या है यहाँ पर शामिल है। तो देखिए ये बेसिकली क्या है, ये कोर्सेज ऑफर्ड किए जा रहे हैं जो कि साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी जो कहाँ स्टैब्लिश्ड हुआ है, यहाँ इंडिया में, इंडिया के गुरुग्राम में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रॉपर वे में यहाँ पे मास्टर्स भी है और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज भी है। एकेडमिक प्रोग्राम जो शुरू होगा इसमें शुरुआती दौर में भारत, यूएई, नेपाल के जो स्टूडेंट्स होंगे और इसमें जो है कंप्यूटर साइंस भी है, ठीक है ना, अर्थशास्त्र है, उसके अलावा अकाउंटिंग आप देख सकते हैं, फिनांस है, बिजनेस मैनेजमेंट है, तो ये सारी चीजें। और आपको पोस्ट ग्रेजुएट ऑप्शंस भी हैं जिसमें कि एमएससी इन फिनांस एंड इंटरनेशनल मैनेजमेंट भी ऑलरेडी अवेलेबल है। तो ये था This is all about the Southampton University, which is established or inaugurated by the जो है मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। तो ये हम लोग कहाँ देख रहे हैं कि ये गुरुग्राम में इसकी क्या हुई है, शुरुआत हुई है। चलिए बातें यहाँ पर हम लोग अपने अगले न्यूज पर। अगला न्यूज है स्टेबल कॉइन्स के बारे में। सो व्हाट अबाउट द स्टेबल कॉइन्स, क्या है स्टेबल कॉइन्स के बारे में अगर देखा जाए तो क्या है यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, तो आइए देखते हैं यहाँ पे। US President Donald Trump signed the Genius Act, marking America's first federal framework for stable coins pegged to the US dollar, reigniting जो है यहाँ पर global interest in the regulated digital currencies। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जीनियस अधिनियम पर हस्ताक्षर किए हैं जो अमेरिकी डॉलर से जुड़ी स्थिर मुद्राओं के लिए अमेरिका का पहला संघीय ढांचा है, जिससे विनियमित डिजिटल मुद्राओं में वैश्विक रुचि क्या हुई है, फिर से जागृत हुई है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप जो है उनके द्वारा हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, जीनियस एक्ट के थ्रू क्या किया गया है, अमेरिका फर्स्ट फेडरल जो है फ्रेमवर्क फॉर स्टेबल कॉइन्स जो है वो क्या किया गया, एस्टैब्लिश्ड किया गया है। यहाँ पर अबाउट स्टेबल कॉइन्स के बारे में आइए देखते हैं यहाँ पर क्या है ये स्टेबल कॉइन्स, जैसा कि न्यूज में आ रहा है। व्हाट आर स्टेबल कॉइन्स, तो स्टेबल कॉइन्स आर, वन सेकेंड यहाँ देखिएगा कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो बेसिकली स्टेबल कॉइन्स आर ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल करेंसीज डिजाइन टू मेंटेन अ स्टेबल वैल्यू बाय पेगिंग देमसेल्फ टू अ रेफरेंस एसेट, टिपिकली फिएट करेंसी लाइक द यूएस डॉलर। यानी स्टेबल कॉइन जो है बच्चों वो किस पर आधारित है, ब्लॉकचेन पर आधारित डिजिटल मुद्राएं हैं जिन्हें एक संदर्भ परिसंपत्ति आमतौर पर अमेरिकी डॉलर जैसे फिएट मुद्रा से जोड़कर स्थिर मूल्य बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है। तो मेनली आपको ध्यान रखना है कि जो स्टेबल कॉइन हम देख रहे हैं दिस इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन और ये क्या है, आपको डिजिटल मुद्रा है, ये ध्यान रखना है। क्या ये नॉर्मल कॉइन्स है, नहीं, बेसिकली दीज आर द डिजिटल कॉइन्स और इसमें हम
हम लोग क्या देख सकते हैं यहाँ पे कि स्टेबल वैल्यू बनाए रखने के लिए से क्या किया गया है, तैयार किया गया है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम बात करते हैं बिटकॉइंस की इसकी, तो कई बार उनमें अनस्टेबिलिटी की बात आती है। तो यहाँ पर देखेंगे कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं ऑफ स्टेबल कॉइंस। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं प्रोवाइड प्राइस स्टेबिलिटी अनलाइक वोलाटाइल क्रिप्टो करेंसीज, है ना। ये इसमें इनका मेन पर्पस है अस्थिर क्रिप्टो करेंसी के विपरीत मूल्य स्थिरता क्या करना, प्रदान करना। उसके अलावा इनेबल एफिशिएंट डिजिटल पेमेंट्स स्पेशली फॉर क्रॉस बॉर्डर एंड डिसेंट्रलाइज्ड ट्रांजैक्शंस, विशेष रूप से सीमा पार और विकेंद्रीकृत लेन देन के लिए कुशल डिजिटल भुगतान सक्षम करना। सर्व एज लिक्विडिटी एंकर्स इन द क्रिप्टो इकोसिस्टम, क्रिप्टो पारिस्थितिकी तंत्र में तरलता के आधार के रूप में काम करना, ठीक है ना। तो ये ऑब्जेक्टिव्स है बच्चों यहाँ पर। तो जब हम बात करते हैं निर्धारित मूल्य, यानी आमतौर पर जो यूजुअली जो एंकर टू फिएट यूएसडी कमोडिटी और क्रिप्टो रिजर्व्स, ठीक है ना, आमतौर पर जो फिएट कमोडिटी या क्रिप्टो रिजर्व से जुड़ा होता है। रिजर्व मैकेनिज्म क्या है, फिएट जो है कोलैटरलाइज्ड होती है जैसे कि यूएसडीएसी, क्रिप्टो संपार्श्विक होती है जैसे कि डीएआई यहां पर, 1 सेकेंड, ठीक है। और ब्लॉकचेन इनेबल्ड अलाउ रियल टाइम बॉर्डरलेस प्रोग्रामेबल पेमेंट्स आल्सो, यानी रियल टाइम में सीमा रहित प्रोग्राम करने योग्य भुगतान की अनुमति क्या करता है, ये यहां पर देता है। ओके, उसके अलावा यहां पर हम बात करेंगे इसके सिग्निफिकेंस के बारे में। तो क्या है ये, इसके अगर संदर्भ में अगर कहा जाए तो इसके क्या क्यों महत्व है। तो ये देखिए फाइनेंशियल इंक्लूजन जो आप देख रहे हैं यहां पे, हाँ जी 1 सेकेंड, ऑफर्स पेमेंट टूल्स इन कंट्रीज विथ वीक बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, कमजोर बैंकिंग ढांचा वाले देशों में भुगतान उपकरण ये प्रदान करता है। रिड्यूस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, इनेबल फास्टर चीपर क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर्स, ठीक है ना। और अस्थिरता से बचाव, क्रिप्टो मंदी के दौरान निवेशक इनका उपयोग डिजिटल सुरक्षा के रूप में करते हैं। इन्वेस्टर्स यूज देम एज अ डिजिटल सेफ हेवन ड्यूरिंग क्रिप्टो, जो है यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, डाउन टर्न्स। तो ये कहीं ना कहीं से क्या है, दिस इज वेरी हेल्पफुल। और स्पेशली जो है ये अमेरिका के द्वारा लाया गया है, इसलिए ताकि वो चाहता है क्या कि जो एक अनस्टेबिलिटी है इसके कंटेक्स्ट में, तो वो एक तरह से इसको स्टेबल करना चाहता है। जो स्टेबल क्वाइंस आप देख रहे हैं, नाम से ही आपको कुछ चीजें समझ में आ जाएंगी कि विच वी कॉल्ड स्टेबल क्वाइंस। तो बेसिकली ये पूरी तरह से क्या, दिस इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन, है ना। ये ब्लॉकचेन क्या है, आपको बेस्ड है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर हम लोग बीमा सखी योजना के बारे में, है ना। तो सबसे पहले देखेंगे बीमा सखी योजना के बारे में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड बीमा सखी योजना, ठीक है, जिसमें कि क्या है, जो महिला करियर एजेंट योजना ऑन 9/12/2024 LIC हैज पेड 62.36 करोड़ एज अ स्टाइपेंड टू बीमा सखी टू इन द फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25। भारत सरकार ने 9/12/2024 को बीमा सखी महिला करियर एजेंट योजना शुरू की थी, जिसमें कि LIC ने वित्तीय वर्ष 2024 और 25 में बीमा सखियों को 62.36 करोड़ रुपए के वजीफे के रूप में इसमें क्या किया, देना शुरू किया, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले यहां समझ लेना है कि इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया है। तो लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बीमा सखी योजना महिला करियर एजेंट, है ना, योजना जिसको बोलते हैं, ये बेसिकली इसके लिए LIC ने कितना पेमेंट किया है, 62.36 करोड़ जो स्टाइपेंड दिया बीमा सखी को फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 में, ठीक है ना। अब आइए इसके बारे में हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण बातें देखेंगे इस योजना से जो संदर्भित है। यहाँ देखेंगे यहाँ पे बीमा सखी योजना के बारे में। इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर 2025 और 26 LIC हैज प्रोवाइडेड अ बजट ऑफ ₹520 करोड़ फॉर दिस स्कीम, आउट ऑफ विच ₹115.13 करोड़ हैज बीन पेड टिल 114/7/25। एट प्रेजेंट देयर आर, जो है आप देख सकते हैं, 205896 बीमा सखीज इन द कंट्री। यानी अगर हम बात करेंगे चालू वित्त वर्ष 2025 और 26 में LIC ने इस योजना के लिए 520 करोड़ रुपए का बजट उपलब्ध कराया, जिसमें से 14/7/2025 तक 115.13 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। वर्तमान में देश में 205896 बीमा जो है सखियां हैं यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि whenever we are talking about that, अगर हम लोग इसके बारे में अगर बात करें तो हम लोग क्या देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे कि ये जो है 2025-26 में चालू वित्त वर्ष में LIC ने मतलब लगभग इसमें इस योजना के लिए 520 करोड़ रुपए उपलब्ध कराया, जिसमें से कि हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो है कितना खर्च किया जा चुका है और इसमें अभी इतना बीमा सखियां हैं यहाँ पर। तो बीमा सखी जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो इसमें क्या है, हाँ
तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पर किसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, यहाँ पर LIC की है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर LIC प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज टू इंश्योरेंस सखीज टू एडवांस देयर करियर्स थ्रू सेवरल परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स। ग्रेजुएट इंश्योरेंस सखीज आफ्टर कंप्लीटिंग अ पीरियड ऑफ 5 years कैन पार्टिसिपेट इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेनी डेवलपमेंट ऑफिसर ऑफ LIC इफ दे मीट द एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया। तो जो LIC का बीमा सखी योजना हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो उनके करियर को आगे बढ़ाने के लिए उनके जो है परफॉर्मेंस बेस्ड जो है प्रोत्साहनों के माध्यम से अवसर दिया जा रहा है। इसमें खास तौर से हम लोग क्या देख रहे हैं बच्चों, जो स्नातक बीमा सखियां हैं वो 5 वर्ष की अवधि पूरी करने के बाद जो भी पात्रता मानदंड को अगर ये पूरा कर लेती हैं तो LIC के प्रशिक्षु विकास अधिकारी के पद हेतु भर्ती प्रक्रिया में भाग ले सकती हैं। अगर मान लीजिए कि सपोज दैट इफ दे मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो LIC का जो डेवलपमेंट ऑफिसर का जो पद है वो उसके लिए भी क्या है यहाँ पर एलिजिबल हो सकती हैं। उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम द अबव अगर देखा जाए तो LIC पेज स्टाइपेंड टू द बीमा सखीज फॉर द फर्स्ट 3 years आफ्टर देयर अपॉइंटमेंट टू हेल्प देम बिल्ड अ करियर एज अ लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी। जैसे इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो LIC बीमा सखियों को उनकी नियुक्ति के बाद पहले 3 वर्षों तक क्या करती है, स्टाइपेंड यानी जो वजीफा देती है इसमें, और उसके बाद अगर हम लोग बात करें ताकि उन्हें जीवन बीमा एजेंसी के रूप में करियर बनाने में क्या मिल सके, मदद मिल सके, ठीक है ना। तो यहाँ देखेंगे दिस स्टाइपेंड स्कीम इज इन एडिशन टू देयर कमीशन पेमेंट एंड डिपेंड्स ऑन सर्टेन परफॉर्मेंस क्राइटेरिया। द अमाउंट ऑफ स्टाइपेंड रेंजेस फ्रॉम, ये स्टार्ट होता है 7,000 पर मंथ इन फर्स्ट ईयर एंड फिर उसके बाद से जो है आपको 5,000 पर मंथ इन द 3rd year, ठीक है ना। ये जो वजीफा योजना है इनके कमीशन भुगतान के अतिरिक्त है, कुछ निश्चित प्रदर्शन मानदंडों पर निर्भर करती है। जैसे जो वजीफे की राशि है वो पहले वर्ष में 7,000 रुपए प्रति माह से लेकर तीसरा जो है 5,000 रुपए प्रति माह तक होता है। तो ये आप लोगों को क्या करना है बच्चों, ध्यान रखना है कि बेसिकली हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक तरह से क्या है कि इसमें जो भी बीमा सखी हैं उनको स्टाइपेंड के रूप में हम लोग क्या देख रहे हैं कि अमाउंट ऑफ स्टाइपेंड शुरू होता है 7,000 से पर मंथ है, फर्स्ट ईयर टू 5,000 पर मंथ इन 3rd year। तो इस तरह से हम देख सकते हैं यहाँ पर कि ये क्या है, बीमा सखी योजना के माध्यम से हम क्या देख रहे हैं कि जो महिलाएं हैं, जो सबसे बड़ी बात आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ महिलाएं क्या होंगी, इससे मजबूत होंगी, है ना। यहाँ पर महिलाओं को क्या मिल रहा है, मौके मिल रहे हैं। महिलाएं यहाँ पर क्या कर सकती हैं, जैसे मान लीजिए कि उन्होंने एज अ बीमा सखी के तौर पर इन्होंने ज्वाइन किया, फिर बाद में अगर वो एलिजिबल हैं, पात्र हैं, तो वो LIC में ही यहाँ पर अधिकारी के पद पर भी क्या हो सकती हैं, नियुक्त हो सकती हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि जो बीमा सखी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो बीमा सखी क्या है, यहाँ पर बीमा सखी एक तरह से महिलाओं के अपलिफ्टमेंट से जुड़ा हुआ है ना। खास तौर से LIC जो है ये बीमा सखियों को उनके करियर को बढ़ाने में क्या कर रहा है, काफी हेल्प कर रहा है। और स्पेशली परफॉर्मेंस बेस्ड का मतलब देखिए क्या हो जाता है कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको क्या किया जा रहा है, मोटिवेट किया जा रहा है। जैसे जो भी बीमा सखी जो स्नातक की हुई है वो 5 साल अगर पूरा कर लेती हैं तो जो LIC का जो अधिकारी बनने का जो क्राइटेरिया है वो उनको क्या होंगे, वो उस वहां तक जाएंगे यहाँ पर, है ना। और उसके अलावा आप देखिए कि बजट में भी अगर बात किया जाए तो बीमा सखियों के लिए क्या किया गया, प्रॉपर वे में बीमा सखियों के लिए जो है व्यवस्था की गई है यहाँ पर। तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखें यहाँ पे, हाँ जी, इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो हम लोग क्या देख सकते हैं इसके संदर्भ में, तो इसके संदर्भ में देख सकते हैं कि जो बीमा सखी योजना के बारे में यहाँ बात हो रही है, तो बीमा सखी योजना हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि ये महिलाओं को सशक्त कर रहा है, उनका अपलिफ्टमेंट कर रहा है। और उसके अलावा अगर हम लोग देख क्या सकते हैं यहाँ पे, हाँ, इसमें वुमेन क्या हो रही है, एम्पावर्ड हो रही हैं। और महिलाओं को हम लोग क्या देख सकते हैं यहाँ पर कि महिलाएं जो हैं, हाँ, महिलाएं जो हैं वो क्या कर रही हैं यहाँ पर, इसमें उनको आगे के लिए मौके मिल रहे हैं। तो ये एक तरह से क्या है, ये बहुत ज्यादा यहाँ पे, हाँ, तो लगभग जो है आप देखेंगे जब ये शुरू हुई योजना तो कई सारी जो महिलाएं हैं, बड़ी संख्या में महिलाएं इससे जुड़ी और बीमा सखी योजना से जुड़ करके उन्होंने क्या किया, अपनी आर्थिक स्थिति भी क्या की यहाँ पे जो है मजबूत की। हाँ,
तो जैसे अगर देखा जाए तो इस योजना के तहत अगर हम लोग बात करें तो पहले महिलाओं को 3 साल तक ट्रेनिंग दी जाती है, फिर इस दौरान उन्हें बीमा के बारे में सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है, ठीक है ना। अभी जैसा कि मैंने आपसे बताया कि ट्रेनिंग के दौरान पहले साल में जो है मंथली 7,000 है, दूसरे साल में 6,000 और थर्ड ईयर में जाते जाते वो कितना होगा, आपको 5,000 प्रति महीना दिया जाएगा। और उसमें भी जैसे आप चूंकि बीमा सखी क्या है, आप योजना के तहत अगर देखा जाए यहाँ पे तो उसमें ये भी है कि जो आपका कमीशन मिल रहा है उसके अतिरिक्त भी आप देख रहे हैं यहाँ पे, है ना। हाँ, तो इसमें जो है इसकी वजीफा की अवधि, जो स्टाइपेंड की अवधि वो 3 वर्ष की है। और जो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि बीमा सखी योजना के बारे में अगर हम लोग बोला जाए, हाँ, तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये महिलाओं के विशेषकर अगर संदर्भ में अगर देखा जाए तो महिलाओं के बारे में हम लोग क्या देख रहे हैं कि महिलाओं की को एक तरह से सशक्त कर रहा है ये, है ना। महिलाओं को ये क्या कर रहा है, स्ट्रॉन्ग कर रहा है। महिलाएं से जुड़ करके बहुत कुछ सीख रही हैं और सीखने के बाद वो एक अपना बेहतर करियर जो है इसमें क्या कर सकती हैं, बना सकती हैं। इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो जैसे आप देखते हैं ना कि वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में जैसे अलग अलग योजनाएं आई, कैसे वो योजनाएं महिलाओं को क्या कर रही हैं, स्ट्रॉन्ग कर रही हैं। तो ये उसी से क्या है यहाँ पर आपको जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो ये चीजें आप देख सकते हैं। बीमा सखी के बारे में अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, हाँ, बीमा सखी के बारे में यहाँ पर हम लोग देखेंगे यहाँ पर तो LIC बीमा सखी जो है इज अ प्रॉपर वे में, इसमें क्या मिलता है, स्टाइपेंड मिलता है आपको। स्कीम है जो स्पेशली एक्सक्लूसिव किसके लिए है, वुमेन के लिए, महिलाओं के लिए है। और इसमें स्टाइपेंड दिया जाता है, वजीफा दिया जाता है 3 साल तक, जो आपको ध्यान रखना है। हाँ, चलिए, तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो ये जो महिलाएं यानी कि जो बीमा सखी योजना है ये काफी क्या रहा है, सफल रहा। बहुत सारी महिलाएं इससे जुड़ी, जो है उन्होंने काफी कुछ सीखा और आगे आने वाले समय में ये LIC के साथ जुड़ करके अधिकारी बनने के लिए भी पात्र हो सकती हैं, इनको मौका मिल सकता है। तो ये था, दिस इज ऑल अबाउट द बीमा सखी योजना जिसमें आप देख रहे हैं LIC की भूमिका। चलिए अब आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग हैंडलूम अवार्ड्स 2024 ऑनरिंग एक्सलेंस इन हैंडलूम सेक्टर, है ना। हैंडलूम जिसको हम लोग हथकरघा बोलते हैं। देखिए बच्चों, जब बात आती है ना फैंसी साड़ी तो अलग बात है कि भाई कई सारे मशीन्स हैं, हम उससे क्या कर रहे हैं, बहुत अलग अलग और फैंसी टाइप की साड़ीज बना लेते हैं। बट जब बात आती है हैंडलूम साड़ीज की तो आपको पता होगा कि हैंडलूम साड़ीज जो है सस्ते नहीं होते। तो पहली बात ये है, सस्ते क्यों नहीं होते, क्योंकि ये हाथ से बनाए जाते हैं और बहुत इसमें क्या होता है, मेहनत होता है, बहुत ज्यादा इसमें क्या होता है, इसमें एफर्ट्स लगाए जाते हैं। तो अभी आप यहाँ पर देखेंगे इन जुलाई 2025 द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स अनाउंस द विनर्स ऑफ संत कबीर हैंडलूम अवार्ड एंड हैंडलूम अवार्ड्स 2024 रिकॉग्नाइजिंग एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशंस बाय हैंडलूम वीवर्स, डिजाइनर्स, मार्केटर्स, उसके अलावा क्या है, स्टार्टअप वेंचर्स एंड हैंडलूम प्रोड्यूसर कंपनीज इन द हैंडलूम सेक्टर। जुलाई 2025 में हम लोग क्या देख रहे हैं कि कपड़ा मंत्रालय ने 2024 के लिए संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और हथकरघा पुरस्कार की विजेताओं की घोषणा की, जिसमें कि हथकरघा क्षेत्र में हथकरघा जो बुनकर हैं, जो डिजाइनर हैं, विपणक हैं, स्टार्टअप उद्यम, इनकी हथकरघा उत्पादक कंपनियों के असाधारण योगदान को मान्यता दी गई है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखा जाए यहाँ पे तो स्पेशली देखिए इस तरह के सेक्टर में खास तौर से जैसे हैंडलूम्स हो गया, है ना, इसमें अगर हम लोग आर्ट एंड आर्टिजान्स हो गए, इसमें अगर हम किसी तरह के अवार्ड की घोषणा करते हैं बच्चों, तो ये क्या, ये एक बहुत ही अच्छा विकल्प होता है जिससे कि इससे जुड़े हुए लोग क्या होंगे, मोटिवेट होंगे, प्रोत्साहित होंगे। और उनको प्रोत्साहित करने का क्या एक बहुत अच्छा विकल्प है, हम इसके माध्यम से कुछ चेंज ला सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पे, दिस ईयर अ टोटल ऑफ 24 अवार्डीज इंक्लूडिंग 5 संत कबीर अवार्ड्स एंड 19 नेशनल हैंडलूम अवार्ड्स विल बी ऑनर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू, है ना। यहाँ पर इनके ये जो है माननीय द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इनको सम्मानित किया गया है, इनको अवार्ड दिया गया है ड्यूरिंग द 11th नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेशन ऑन अगस्त 7, 2025 विच इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड एट द भारत मंडपम इन न्यू दिल्ली। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इसके बारे में अगर हम लोग देखा जाए तो खासतौर से हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस साल जो है लगभग 14 अवार्डीज इसमें किसमें है जिनको कि संत कबीर अवार्ड्स मिलेगा, साथ के साथ 19 नेशनल हैंडलूम अवार्ड्स भी मिलने हैं। और ये दिया किसके द्वारा जाएगा, तो ये दिया जाएगा माननीय जो है ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। और ये कब दिया जाना है, तो ये 7 अगस्त 2025 को दिया जाना है, जो कि भारत मंडपम नई दिल्ली में है ना। उसके अलावा यहाँ पर अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो इसमें हम लोग क्या देख सकते हैं,
हाँ, संत कबीर पुरस्कार विजेताओं को जो है 3.5 लाख रुपए का नकद पुरस्कार, एक स्वर्ण सिक्का, ताम्रपत्र, शॉल और सम्मान पत्र प्रदान किया जाता है। द रेसिपिएंट ऑफ संत कबीर अवार्ड रिसीव्स अ मॉनेटरी प्राइज ऑफ 3.5 लाख, गोल्ड कॉइन, उसके अलावा क्या है, ताम्रपत्र, एक सर्टिफिकेट, शॉल एंड सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निजेशन। वाइल द रेसिपिएंट ऑफ नेशनल हैंडलूम अवार्ड रिसीव्स अ मॉनेटरी प्राइजेस ऑफ 2 लाख, ताम्रपत्र, शॉल एंड सर्टिफिकेट। ठीक है ना। तो इसके में अगर हम लोग बात करें तो हम लोग क्या देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर कि ये जो पुरस्कार दिया जाता है संत कबीर पुरस्कार विजेता जो हैं उनको 3.5 लाख रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाता है, एक स्वर्ण सिक्का मिलता है और शॉल और सम्मान पत्र दिया जाता है। जबकि जो राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार विजेता है उनको 2 लाख रुपए का नगद पुरस्कार मिलता है, ताम्रपत्र मिलता है, शॉल मिलता है और उनको सम्मान पत्र जो है दिया जाता है। तो देखिए बेसिकली यहाँ एक चीज समझिएगा, इसको आप इस वे में कह सकते हैं कि जो नेशनल हैंडलूम अवार्ड जो दिया जाता है बच्चों, तो ये एक तरह से क्या है, ये एक तरह से उनको प्रोत्साहित करना है ना, उनको प्रोत्साहित इस संदर्भ में कि देखिए जो लोग भी हैंडलूम, मैंने आपसे क्या कहा कि हैंडलूम जो है या उससे जुड़े हुए जो लोग हैं, क्या है, बहुत डिफिकल्ट सेक्टर है ये आज के टाइम पर। ठीक है, क्योंकि है क्या कि एक तो बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगता है, बहुत ज्यादा मेहनत है उसमें, दूसरा क्या है कि जो लोग इससे जुड़े हैं उसमें उनको उस प्रकार के वेजेस जो है नहीं मिल पाते हैं जिसके वो हकदार हैं, समस्या ये भी है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि एटलीस्ट जो है ताकि आप किसी कार्य से जुड़े हैं और उसमें जुड़े रहने की कुछ वजह भी होनी चाहिए, जैसे मोटिवेशन दुनिया के सभी व्यक्ति को अच्छा लगता है, तो मोटिवेशन का मतलब क्या हुआ, प्रोत्साहन योजना अगर सरकार के द्वारा दिया जाए तो डेफिनेटली इट विल वर्क, ये क्या करेगा, ये जरूर मदद करेगा। तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो हम लोग क्या देख सकते हैं, तो हम लोग देखते हैं क्या कि जो नेशनल हैंडलूम जो आप देख रहे हैं यहाँ पे डे के संदर्भ में, तो इससे जुड़े हुए अलग अलग पूरे भारत में है ना जितने भी स्टेट्स हैं, सभी स्टेट्स के अपने कुछ ना कुछ क्या है फेमस हैंडलूम्स लगभग हैं ही, कुछ ना कुछ हथकरघा कुछ अलग है, बुनकर्स जो हैं, और वो क्या वही उसकी क्या वो हमारा ट्रेडिशनल, ये हमारी विरासत कह सकते हैं, यू कैन से कि ये हमारी क्या, ये हमारी लेगेसी है जिसको वो लोग क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं या उसको एज इट इज अपने साथ साथ चला रहे हैं। तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली इन कंटेक्स्ट ऑफ टू मोटिवेट एंड प्रमोट दैट हैंडलूम वीवर्स, स्पेशली कि दैट वो जो काम में लगे हैं वो क्या है, वो दैट इज नॉट ईजी, दैट इज वेरी डिफिकल्ट, और ये बहुत सम्मान है कि वो लोग इसमें जुड़ करके अपना क्या कर रहे हैं, यहाँ पे योगदान दे रहे हैं, कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो हम लोग क्या देख सकते हैं यहाँ पर, तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि ये कहीं ना कहीं से जो है बहुत जो है महत्वपूर्ण है यहाँ पर। ठीक है ना। चलिए अब आते हैं यहाँ पर हम लोग अपने नेक्स्ट न्यूज पर हम लोग चलेंगे यहाँ पे। हाँ जी, हम लोग अपने नेक्स्ट न्यूज पर चलेंगे यहाँ पे। तो नेक्स्ट न्यूज हमारा क्या है यहाँ पर, इसके बारे में भी आइए हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूज है बच्चों यहाँ पर स्पेशली यहाँ देखेंगे, हाँ नेशनल जो है यहाँ पर फ्लैग एडॉप्टेशन डे जुलाई 22 2025, 22 जुलाई 2025 जो है, नॉट 25 जुलाई 22 क्यों इंपॉर्टेंट है इसके बारे में आइए हम लोग बात करते हैं कि वाई जुलाई 25 इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली, है ना, ये क्यों बहुत ज्यादा क्या है महत्वपूर्ण है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर यहाँ ये वन सेकेंड, हाँ जी, तो सबसे पहले हम कहते हैं ना कि अगर हम लोग बात करें कि भाई हमारी शान तिरंगा है ना, तो नेशनल एडॉप्टेशन डे का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, देखिए नेशनल फ्लैग एडॉप्टेशन डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया ऑन जुलाई 22 टू कमोमरेट द एडॉप्टेशन ऑफ तिरंगा, द ट्री कलर फ्लैग, द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया ऑन जुलाई 22 1947। यानी राष्ट्रीय ध्वज जो है इसी दिन हमने क्या किया था बच्चों, अंगीकार किया था, जो कि हर साल 22 जुलाई को क्या किया जाता है, मनाया जाता है। 22 जुलाई 1947 को भारत के संविधान सभा के द्वारा तिरंगा ध्वज को अपनाए जाने की याद में हम 22 जुलाई को क्या मनाते हैं, नेशनल फ्लैग एडॉप्टेशन डे हम मनाते हैं यहाँ पर, है ना। तो इसमें सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पर, तो ये जो दिन है ऑनर्स यानी द डे ऑनर्स द ट्री कलर विच रिप्रेजेंट्स इंडियाज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम एंड इट्स डिवोशन टू जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वालिटी। जुलाई 22 2025 मार्क्स द 78th एनिवर्सरी ऑफ नेशनल फ्लैग एडॉप्टेशन डे।
यह दिन जो है तिरंगे का सम्मान करता है, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम, न्याय और स्वतंत्रता समानता के प्रति समर्पण का प्रतीक है। 22 जुलाई 2025 को राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस की 78वीं वर्षगांठ है। तो ये आपको ध्यान रखना है बच्चों कि ये जो दिन है, यानी ये जो दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, ये the day honors the tricolor which represents the India's struggle for freedom। हमारे जो भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष है ना, आज़ादी जो है, हम लोग बात करें यहाँ पर तो हमें हमारे आज़ादी को क्या करता है, हमारे आज़ादी के लिए जो हमने लड़ाई लड़ी है उसको क्या करता है, याद दिलाता है। उसके अलावा जो हमारा डिवोशन टू जस्टिस, लिबर्टी और इक्वालिटी के संदर्भ में, तो इसलिए हम क्या देखते हैं यहाँ पर बच्चों की 22 जुलाई को हम क्या मनाते हैं, नेशनल जो है यहाँ पर आपको फ्लैग डे मनाते हैं। और जो जैसे द ट्री कलर फ्लैग जो है हमारा, दिस सिंबलाइजेस द सॉवरेनिटी, यूनिटी, रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। द ट्री कलर फ्लैग इंक्लूड, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो सैफरन, जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो सैफरन जो हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो इसमें सैफरन इन द टॉप जो है दैट रिप्रेजेंट्स करेज, सैक्रिफाइस, स्पिरिट एंड रिनंसिएशन। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो अगर इसमें हम लोग देखा जाए तो यहाँ पे हमारे राष्ट्रीय ध्वज के सभी रंगों का क्या है, अपना महत्व है, जिसमें कि हम क्या देख रहे हैं, जिसमें कि साहस, बलिदान और त्याग, ये सारी बातों का क्या है, समावेशन है। और खास तौर से मैंने आपसे क्या कहा कि जो हमारा विशेषकर अगर हम लोग बात करें तो हमारे जो आज़ादी के लिए जो लड़ा गया, जो लड़ाई लड़ी गई, जो स्वतंत्रता संघर्ष जो आप देखेंगे कि उसकी याद दिलाता है। उस दौरान जो है किस करेज के साथ, किस साहस के साथ जो है उस समय पर आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी गई है ना। पूरा मूवमेंट्स आप देखेंगे उस टाइम पे कितने सारे अलग अलग आंदोलन चलाए गए। तो इसमें हम देखेंगे कि व्हाइट इन द मिडिल बैंड सिंबलाइजेस पीस, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी विच प्रोवाइड बैलेंस एंड क्लैरिटी। मध्य पट्टी में जो सफेद रंग है वो शांति, सच्चाई, ईमानदारी का प्रतीक है, जो संतुलन और स्पष्टता क्या करता है, प्रदान करता है। निचली पट्टी में जो हरा रंग है वो विश्वास, उर्वरता और भूमि की समृद्धि को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। सो बेसिकली ग्रीन इन द बॉटम इन आवर फ्लैग जो है दैट सिंबलाइज फेथ, fertility and the land's prosperity, while what about the white? So white in the middle band symbolizes peace, truth, honesty which provide balance and clarity also। अच्छा, कई बार क्या होता है जब खासतौर से आप इंडिया ईयरबुक पढ़ते हैं तो कई बार स्टूडेंट सोचते हैं कि यहाँ से प्रश्न नहीं बनेंगे। कई बार जो है आपसे प्रॉपर वे में आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, लाइक द रेशियो ऑफ लेंथ एंड विड्थ ऑफ द फ्लैग इज 3:2। ऑन जुलाई 22, 1947 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया चेयर्ड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद adopted the national flag featuring the tricolor of saffron, white and green with Ashoka Chakra in navy blue and its create center, which came prior to India's independence on August 15, 1947। यानी अगर हम बात करें यहाँ पे तो कई बार जो है ध्वज की जो हमारा तिरंगा है, हमारा नेशनल फ्लैग है, तो इसके बारे में जैसे कई बार एग्जाम में आपसे पूछे भी जा चुके हैं कि इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। 22 जुलाई 1947 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को क्या किया था, अडॉप्ट किया था, जिसमें कि केसरिया, सफेद और हरा रंग है और इसके मध्य में क्या है, नीले रंग का अशोक चक्र अंकित है। और ये 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता से पहले अस्तित्व में आया था। तो ये आपको बच्चों ध्यान रखना है कि 22 जुलाई जो है वो हम लोग नेशनल फ्लैग डे, एडॉप्टेशन डे के तौर पर हम इसको क्या करते हैं, मनाते हैं। सो दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू।